हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है और एग्ज़ाम पर। बताइए ज़रा पढ़ाई वगैरह कैसे चल रही है आपकी। तो चलिए आज आपका इसरो का 2020 का पेपर देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन आए हैं, क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो पहली बात तो क्वेश्चन को जो भी PDF वगैरह डाउनलोड करनी है, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये आपका एवर एग्ज़ाम टैग के नाम से है और ये आपके कोर्सेज चल रहे हैं जिसमें आपका SSC JEE 2020 क्वेश्चन प्रैक्टिस है आपका, ठीक 399 में, और आपका राजस्थान जी जो आपका एग्ज़ाम जो आपका वैकेंसी रहने वाला है, तो उसका जो आप एग्ज़ाम आपका होगा उसके लिए आपका रखा गया है, ये आपका 299 है। ये आपके क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं इस तरीके से। चलो तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में मेरी बात की जा रही है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से। चलो, इफ D and N are the effective depth of the एंड न्यूट्रल एक्सिस आपका है इफेक्टिव डेप्थ D एंड न्यूट्रल एक्सिस आपका है N, ठीक। उसके बाद सिंगल रेनफोर्स सेक्शन के बारे में बात चल रही है, तो लीवर आर्म आपसे पूछा गया बीम का क्या होगा। जैसे मान लो लीवर आर्म मेरा क्या हुआ करता है, लीवर आर्म। तो लीवर आर्म के बारे में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये आपका डिस्टेंस हुआ करता है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स where compressive force and tensile force act। जैसे मान लो ये आपका सेक्शन है ऐसा, डेट इज अ सेक्शन। अब इस सेक्शन पर ये आपका मान लो रेनफोर्समेंट डला हुआ है, ये आज आपका हो जाएगा इफेक्टिव डेप्थ D, ठीक इस तरीके से CG पर। अब ये आपका मान लो न्यूट्रल एक्सिस है, तो यहाँ पर ऐसा इस जो ये आपका डायग्राम होगा स्ट्रेस का, ये आपका लीनियर हो जाया करेगा। और लीनियर आपका किस में हुआ करता है, लीनियर आपका हुआ करता है फोर वर्किंग स्ट्रेस मेथड के हिसाब से। तो उसके हिसाब से बात चल रही होगी यहाँ पर, डेट इज एन डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस रहने वाला है। ये हो जाएगा करेगा आपका सिग्मा CBC एंड डेट इज सिग्मा ST/M। यहाँ पर एक आपका कॉम्प्रेसिव फोर्स ये ऐसा लग रहा होगा, टेंसाइल फोर्स आपका ये आपका रहने वाला है, लगा हुआ है यहाँ पर आपका, इसके CG पर आपका लगेगा ऐसा टेंसाइल फोर्स भी आपका लगेगा। अब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस रहने वाला है ये वाला, ये हमारा हुआ करता है लीवर आर्म, ये हमारा हुआ करता है लीवर आर्म। तो ये लीवर आर्म मेरा हो जाए करेगा, कॉम्प्रेसिव फोर्स आपका कितने पे लगेगा, N/3 पर लगने वाला है। तो ये आपका हो जाए करेगा D - के N/3, D - के N/3 इज द लीवर आर्म। अगर मैं यहाँ पे आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिखता हूँ, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो कुछ ऐसे लिखा करेंगे, कॉम्प्रेसिव फोर्स के लिए C इंटू लीवर आर्म। अगर ऑन द सेम नोट में टेंसाइल के लिखता हूँ तो टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म ऐसा हो जाया करेगा। ये होगा आपका इस तरीके से, लीवर आर्म क्या होगा, D - के N/3। सो फॉर दिस क्वेश्चन D आंसर आपका करेक्ट हो जाया करेगा, ठीक है दोस्त। अभी कुछ आपका नेट वगैरह सही से नहीं चल रहा है, तो इसीलिए हमने सोचा कि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, इसीलिए आज जो आपकी क्लास है ये आपकी रिकॉर्डेड क्लास डल रही है। सॉरी फॉर डैट उसके लिए, पर कोई बात नहीं। चलो अब यहाँ पे बात चल रही है मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन हॉरिजॉन्टल पैरेलल रेनफोर्समेंट बार्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर, ठीक है, शुड नॉट बी लेस देन, क्या रहने वाला है। तो अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग के बारे में, तो जैसे मान लो कि आपका बीम है ऐसा, अब इस बीम के अंडर में ये हो गया आपका इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ पर ये ऐसा है आपका, ठीक। अब मैंने इसे आपका यहाँ पे आपका बांध दिया इस तरीके से, बांधने के बाद ये आपकी बार है ऐसे। अब इस कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ये वाला स्पेसिंग, तो ये स्पेसिंग आपका हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग रहने वाला है, डेट शैल नॉट बी लेस देन मैक्सिमम डाया ऑफ बार and that shall not be less than maximum
नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस 5 mm ऐसा हो जाया करेगा। ये होगा आपकी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग के केस में। अगर मैं आपका वर्टिकल स्पेसिंग के बारे में बात करता हूँ, तो जैसे मान लो ये आपका ऐसा है बीम। अब इस बीम में ये ऐसा, ठीक, अब यहां पर ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा, 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 ऐसा। सो फॉर दिस कंडीशन, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ये वाला, इस कंडीशन के लिए डायरेक्शन विल बी लेस देन 15 mm, लेस देन 2/3 ऑफ nominal size of aggregate and that shall not be less than maximum dia of bar। लेकिन यहाँ पे किसकी बात पूछी जा रही है? हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग के बारे में बात चल रही है। सो फॉर दिस कंडीशन क्या हो जाया करेगा? ये वाला कंडीशन होना चाहिए मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार और मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस 5 mm। अब यहाँ पे हो जाया करेगा 1 डायमीटर ऑफ थिकर बार हो जाया करेगा क्या? 1 डायमीटर ऑफ थिकर बार, मतलब बी आंसर आपका करेक्ट हो जाया करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है? क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा, क्या आंसर रहने वाला है। पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक लोड के बारे में बात चल रही है, उसका मतलब क्या हुआ करता है? तो कैरेक्टरिस्टिक लोड के बारे में आपको पता है, बताएंगे आप, अपना आंसर बताएंगे। कैरेक्टरिस्टिक लोड, तो सर कैरेक्टरिस्टिक लोड के बारे में हमें यह बताया गया था, वैल्यू ऑफ लोड विच हैज 95% probability of not being exceeded during the life of the structure। मतलब भैया सीधी सी भाषा में अंतर मतलब यह है बात का कि 95% से ज्यादा का आपका लोड जो है वो आपका एक्सीड नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक लोड। कैरेक्टरिस्टिक लोड, दैट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक लोड। अब इस कंडीशन के लिए अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक लोड लिखना चाहता हूं तो उस कैरेक्टरिस्टिक लोड को हम आपका कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर दिया करेंगे। अब वो कैपिटल एफ आपका क्या हुआ करता है? सर वो हमारा होगा एफ एम प्लस 1.65 इंटू डेल्टा। जहां पर इस एफ एम का मतलब क्या है? इस एफ एम का मतलब हो जाया करेगा मीन वैल्यू ऑफ लोड। क्या हो जाया करेगा? मीन वैल्यू ऑफ लोड। एफ बराबर एफ एम प्लस 1.65 डेल्टा, और डेल्टा आपका क्या हो जाया करेगा? डेट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन रहने वाला, स्टैंडर्ड डेविएशन रहने वाला। तो इस तरीके से जैसे मान लो कि मैं आपको ग्राफ बना कर दिखाता हूँ, ये ऐसा, ये ऐसा, यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी हो जाया करेगा, और यहाँ पे आपका मान लो ये आपका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा रहने वाला है, ऐसा। ये हो जाया करेगा आपका एफ एम, ठीक, और यहां पर ये हो जाया करेगा आपका डेट इज 1.65 इंटू डेल्टा। तो ये जो होगा इतना, ये क्या रहने वाला है? इसमें आपका 5% ऑफ द रिजल्ट आने वाले हैं क्या? ठीक, तो ये आपकी हो जाया करेगी। अब ये हो जाया करेगा कैरेक्टरिस्टिक लोड के लिए। सो फॉर दिस क्वेश्चन विच हैव प्रोबेबिलिटी 95% नॉट बीन एक्सीडेंट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर, बी आंसर आपका करेक्ट आया करेगा। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
क्वेश्चन पढ़ेगा, आंसर कीजिएगा, क्या आंसर रहने वाला है। कॉलम स्प्लाइस के बारे में बात चल रही है। इज यूज टू इंक्रीज, तो कॉलम स्प्लाइस का मतलब हुआ करता है, इसका मतलब समझो क्या होता है पहले। इसका मतलब क्या होता है, इस बात का मतलब ये होता है कॉलम स्प्लाइस का कि जॉइनिंग ऑफ टू पार्ट्स ऑफ ए कॉलम। सिंपल। अरे भैया कॉलम के टू पार्ट्स को जोड़ना, जैसे मान लो एक आपका कॉलम था, आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना है, कॉलम छोटा पड़ेगा आपका, तो उसके ऊपर आपको दूसरा कॉलम लेकर के आना पड़ेगा। अब उस कंडीशन में क्या काम करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको कॉलम स्प्लाइस यूज किया जाता है। ठीक, अब बेसिकली यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कॉलम, कॉलम के लेंथ को इंक्रीज करने के लिए आपको यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये आपका कॉलम था ऐसा, ऐसा ऐसा ऐसा। अब ये कोई आपका लोड आ रहा है यहाँ पर ऐसा P। अब इस P के लिए, अब ये मेरा मेंबर का लेंथ था, ये आपका छोटा पड़ गया। अब इस मेंबर के लेंथ को मुझे दूसरे के साथ जोड़ना है, तो सिंपल मैं लेकर के आऊँगा कॉलम ऐसा और ऐसा जोड़ दिया करूँगा, और एक आपका स्प्लाइस प्लेट में लगा दूंगा यहाँ पर ऐसा, और एक स्प्लाइस प्लेट आपका मैं लगा दिया करूंगा यहाँ पर ऐसा। ठीक, ये आपका क्या कहलाया करता है सर, डेट इज स्प्लाइस प्लेट। अब ये जो लोड होगा ये आपका या तो आपका स्प्लाइस प्लेट की हेल्प से आपका ट्रांसफर हो जाया करेगा, या फिर डायरेक्टली आपका डायरेक्ट बियरिंग से ट्रांसफर हो जाया करेगा। अब इसमें आपकी दो कंडीशन हुआ करती है, या तो आपके जो सेक्शन है वो आपके मिल्ड है, मिल्ड मतलब अच्छे से आपका मशीनिंग से ये जो कॉलम के सेक्शन है वो काटे गए हैं, बनाए गए हैं, तैयार किए गए हैं। अगर सेक्शन आपके मिल्ड हैं, उस कंडीशन में 50% जो लोड होगा वो ट्रांसफर होगा बाय डायरेक्ट बियरिंग एंड 50% लोड ट्रांसफर बाय स्प्लाइस प्लेट। अगर सेक्शन आपके मिल्ड नहीं है, नॉट मिल्ड कंडीशन है, इस कंडीशन में 100% लोड ट्रांसफर 100% लोड ट्रांसफर बाय डायरेक्ट बियरिंग रहने वाला है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, लेंथ ऑफ द कॉलम हो जाया करेगा। सो फॉर दिस क्वेश्चन ए इज द करेक्ट आंसर। ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट किसी को यहाँ तक बताएं जरा, कोई डाउट अगर है तो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन पढ़ेगा, आंसर कीजिएगा, क्या आंसर रहने वाला। आसान सा सवाल है। The time by which an activity completion time can be delayed without affecting the earliest start time of succeeding activity is known as। तो ड्यूरेशन तो आपका सिंपल जो भी आपका एक्टिविटी टाइम ले रहा है, ठीक है, टाइम टेकन बाय एन एक्टिविटी फॉर इट्स कंप्लीशन हो जाया करेगा। अब टोटल फ्लोट क्या हुआ करता है, टोटल फ्लोट का सिंपल मतलब समझो, टाइम बाय विच स्टार्टिंग और फिनिशिंग के लिए, स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी डिले। कितना डिले कर सकते हैं, अरे भैया उतना डिले कर सकते हैं जिससे कि आपका जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है वो आपका अफेक्ट नहीं होना चाहिए, विदाउट अफेक्टिंग
प्रोजेक्ट कॉम्प्लीशन टाइम, प्रोजेक्ट कॉम्प्लीशन टाइम। ठीक, अब ये फ्री फ्लोट की बात चल रही है, तो ये आपका एक्सिस फ्लोट अवेलेबल हुआ करता है। ये क्या होता है आपका एक्सिस फ्लोट अवेलेबल, जिससे कि जो आपकी एक्टिविटी है वो कितना लेट से लेट हम आपका डिले कर सकते हैं, कितना हम ज़्यादा से ज़्यादा आप डिले कर सकते हैं, और जिससे कि जो आपकी सक्सेडिंग एक्टिविटी होगी उस पर कोई अंतर ना पड़े, उस पर कोई इफेक्ट आपका ना पड़े। तो ये जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर आपका फ्री फ्लोट रहने वाला है। द टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कंप्लीशन कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एन सक्सीडिंग एक्टिविटी नोन एज फ्री फ्लोट कहलाया करता है। ठीक, अब इंटरफेरिंग फ्लोट क्या हुआ करता है? इंटरफेरिंग फ्लोट आपका हुआ करता है जो आपके प्रीसीडिंग एक्टिविटी है, जो आपकी प्रीसीडिंग एक्टिविटी है वो आपकी कितना लेट से लेट आपकी हो जाए, ठीक है, कितना लेट हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, और जो आपकी सक्सीडिंग एक्टिविटी है वो कितना जल्दी से जल्दी आपकी स्टार्ट हो सकती है। बात समझ कि नहीं? तो ये आपका हुआ करता है इंटरफेरिंग फ्लोट। बात समझ कि नहीं? तो ये आपका हो जाएगा करेगा। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वेब क्रिपलिंग इन ए स्टील स्ट्रक्चर इज ऑन अकाउंट ऑफ, तो वेब क्रिपलिंग आपका सिंपल रहने वाला है। इस वेब क्रिपलिंग का नाम एक और हुआ करता है, क्या? वेब क्रिम्बलिंग रहने वाला है क्या? अब इस कंडीशन में जैसे मान लो भैया ये आपका एक रोल्ड स्टील आई सेक्शन है, ठीक है, ऐसा सेक्शन है आपका। अब क्या हुआ करेगा कोई लोड आया ऊपर से। अब आपको पता है कि सर सिग्मा बराबर पी अपॉन ए हुआ करता है। ऊपर आपका ये बड़ा फ्लैंज है, ये ऊपर आपका बड़ा फ्लैंज है, तो यहाँ पे आपका एक स्ट्रेस डेवलप होने वाला है। लेकिन ये बड़े फ्लैंज से यहाँ पर अगर बात करेंगे वेब के फ्लैंज और वेब के जंक्शन पे, तो एरिया अचानक से कम हो गया है। तो जब आपका एरिया रिड्यूस हो जाएगा तो ये स्ट्रेस आपका बढ़ जाया करेगा। तो इस एरिया के चेंज होने की वजह से इस पोजीशन पर, जैसे आपका बोला जाता है रूट ऑफ फ्लैट, क्या बोला जाता है? रूट ऑफ फ्लैट। ठीक, यहां पर कुछ इस तरीके का आपका बन जाया करता है। ठीक, इस तरह का आपका फेलियर हो जाया करता है। ठीक, कहां पर होगा? एट द रूट ऑफ फ्लैट। ठीक, अब यहां पर एक ये जो आपका कॉलम होगा, ये जो आपका कोई मेंबर मान लेता हूं मैं, सिंपल मेंबर बीम के ऊपर बात करता हूं, ये मेंबर आपका रखा हुआ होगा, मान लेता हूं ये लोड को कैरी कर रहा है, किसी जमीन वगैरह पर रखा हुआ होगा या किसी सपोर्ट पर रखा हुआ होगा, तो वो इसे एक रिएक्शन आर दे रहा होगा। उस रिएक्शन आर में भी यही कंडीशन रहने वाला है कि भैया बड़े एरिया से छोटे एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ऐसा हो जाया करेगा। तो ये जो आपकी दिख रही है आपको एट द रूट ऑफ फ्लैट, ये आपकी हुआ करती हैं, दैट इज वेब क्रिपलिंग, दैट इज वेब क्रिपलिंग। तो फेलियर ऑफ वेब अंडर कॉन्सेंट्रेटेड लोड, बी आंसर आपका करेक्ट हो जाया करेगा। तो ये जो आपका वेब का फेलियर हो रहा है अंडर द कॉन्सेंट्रेटेड लोड, दैट इज वेब क्रिपलिंग, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन पढ़ेगा और आंसर कीजिएगा क्या आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन पढ़ेंगे फटाफट, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर कर पाता है। द सेल्फ वेट ऑफ ए स्टील रूफ ट्रस इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मे बी कंप्यूटेड बाय, चलो, तो जो आपका सेल्फ वेट रहने वाला है ऑफ रूफ ट्रस कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला, वो क्या फॉर्मूला है दोस्त? वो आपका हुआ करता है, ध्यान रखेंगे, स्पैन बाय 3 प्लस 5 इंटू 10, और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हुआ करेगा। ठीक, ये आपको डायरेक्ट फॉर्म में ध्यान रखना है जब भी आपको डेड लोड का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये किसके लिए? आपका डेड लोड वाला सेल्फ वेट के लिए आपका रहने वाला है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका और बनता है, आपसे ये पूछेगा वेट ऑफ जो रूफिंग शीट हुआ करती है वो कितना रहने वाला है। तो वेट ऑफ रूफिंग शीट, जैसे आपका एल्बस्टर शीट आपका रहने वाला है और गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट आपका रहने वाला है,
AC सीट और GI सीट आपका रहने वाला है इज टेकन एज कितना 131 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा हो जाया करेगा, ऐसा हो जाया करेगा। अब ये जो मैं बातें कर रहा हूं ये एज पर IS 875 पार्ट फर्स्ट 1987 के हिसाब से बात कर रहा हूं, ठीक। तो फॉर दिस क्वेश्चन बी इज द करेक्ट आंसर, बी आंसर आपका करेक्ट हो जाया करेगा। क्वेश्चन पढ़ेगा, आंसर कीजिएगा, क्या आंसर रहने वाला है। आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन फटाफट पढ़ दो। क्वेश्चन में बात की जा रही है ए 40 सेंटीमीटर डायमीटर सर्कुलर टिम्बर कॉलम इज 4 मीटर लॉन्ग, द सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम इज। तो अगर मैं सिलेंडरनेस रेशियो लिखता हूं तो वो लैम्डा आपका हो जाया करेगा दैट्स विल बी L इफेक्टिव अपॉन R मिनिमम, ठीक। मतलब इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ जायरेशन हो जाया करेगा, ऐसा हो जाया करेगा। अब लैम्डा क्या होगा, लैम्डा मतलब ऐसा मानो अगर मेरा कोई R मिनिमम बोलता है तो सर आपको पता है डेट इज इक्वल्स टू अंडर रूट I मिनिमम डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया दैट विल बी इक्वल्स टू पाई बाई 64 होल टू ये डिवाइडेड बाय 4 अपॉन पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, ऐसा हो जाया करेगा अंडर रूट में। तो R मिनिमम आपका हो जाया करेगा इक्वल्स टू D बाय 4, ये D बाय 4 हो गया। अब यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ आपको कितना 4 मीटर है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 400 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय R बराबर D बाई R मिनिमम बराबर D बाई 4, मतलब ये आपका हो जाया करेगा कितना, ये 40 सेंटीमीटर का आपका डायमीटर है तो 40 बाय 4 मतलब ये 40 आपका हो जाया करेगा। तो उसके सिलेंडरनेस रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 40। सो फॉर दिस क्वेश्चन डी इज द करेक्ट आंसर, डी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाया करेगा। बोलिए भैया कोई डाउट अगर किसी को हो तो, आसान सा क्वेश्चन था यार। क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर करेंगे, क्या आंसर रहने वाला है। जनरल रेशियो ऑफ सीमेंट सैंड एग्रीगेट इन नॉमिनल मिक्स डिजाइन, आपका M20 ग्रेड कंक्रीट है तो बताइएगा इसमें। पहली बात तो ये आपका है नॉमिनल मिक्स डिजाइन है, नॉमिनल मिक्स डिजाइन। तो नॉमिनल मिक्स डिजाइन के केस में मैं आपका बात किया करूंगा वॉल्यूम बैचिंग के रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम बैचिंग के रेस्पेक्ट में मैं आपकी बात किया करूंगा। अभी वॉल्यूम बैचिंग में देखिएगा जरा, आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। M5 के बारे में बात करेगा, M7.5 के बारे में बात करेगा, M10 के बारे में बात करेगा, M15 के बारे में बात करेगा, M20 के बारे में बात करेगा। अब ये आपका 1:5:10 ऐसा हो जाया करेगा। अब ये 1:4:8 हो जाया करेगा, 1:3:6 ऐसा हो जाया करेगा, 1:2:4 एंड 1:1.5:3 ऐसा हो जाया करेगा। और ये आपका M20 तक यूज किया जाता है क्या, ठीक। जो आपका नॉमिनल मिक्स डिजाइन कहाँ तक यूज करते हैं, M20 तक काम करते हैं। तो भैया यहाँ पर आपका बोला गया है M10 के लिए, M20 के लिए बोला गया है, तो M20 के लिए बोला गया है M20, तो M20 के लिए हो जाया करेगा 1:3, तो ये हो जाया करेगा, मतलब ये हो जाएगा आपका कितना सीमेंट, ये हो जाएगा आपका सैंड के लिए, और ये हो जाया करेगा आपका किसके लिए, एग्रीगेट के लिए। सो फॉर दिस क्वेश्चन बी इज द करेक्ट आंसर, बी आंसर आपका करेक्ट हो जाया करेगा। कोई डाउट किसी को हो तो बताइएगा जरा, कमेंट करके आप वीडियो को नीचे बता सकते हैं कोई अगर आपको डाउट आता है तो। ए लिमिटेड स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन अप्रोच स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट रिक्वायरमेंट प्राइमरीली कंट्रोल, ठीक। अब स्पेसिंग के बारे में आपकी बात चल रही है दोस्त। पहली बात तो स्पेसिंग के बारे में आपने सुना होगा कि सर स्पेसिंग आपका ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, ये आपका कम भी नहीं होना चाहिए और ये आपका ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए।
ठीक। बेसिकली अगर मैं कम के बारे में बात करूँ तो अगर आपने स्पेसिंग बहुत ज़्यादा रख दिया तो इस कंडीशन में जो कंक्रीट है, ठीक है, कंक्रीट इजीली प्लेस नहीं कर पाओगे, नॉट इजीली प्लेस, मतलब जो आपका कंक्रीट है वो आपका इजीली प्लेस नहीं हो पाया, तो जो बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट और स्टील है वो आपका नहीं बन पाएगा, मतलब लोड आपका इजीली ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, अच्छे से ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, तो दिक्कत वाली बात है। अब अगर आपने स्पेसिंग ज़्यादा रख दिया तो आपको पता है स्पेसिंग ज़्यादा रखने की वजह से दिक्कत क्या है करेगी, स्पेसिंग ज़्यादा रखोगे तो वहाँ पर आपका क्रैकिंग डेवलप हो जाया करेगा, ठीक, क्रैकिंग डेवलप हो जाया करेगा, तो भी दिक्कत है। तो इसलिए आपका बी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाया करेगा। ये जो आपका डिफ्लेक्शन की बात चल रहा है, डिफ्लेक्शन की बात और ड्यूरेबिलिटी की बात, ये आपकी एक सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया, वैसे तो आपका क्रैकिंग भी आपका सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया, तीनों आपकी, ये क्रैकिंग हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ और ड्यूरेबिलिटी हुआ, ये आपकी सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया हुआ करते हैं। क्या कहलाती हैं? सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया कहलाया करती हैं। और ये जो आपका कोलैप्स है ये आपका हुआ करता है, ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ रहने वाला है, और ये आपका लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी रहने वाला है, मतलब ये आपका स्ट्रेंथ क्राइटेरिया हुआ करता है और ये आपका हुआ करता है सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया। सो फॉर दिस क्वेश्चन स्पेसिंग क्या हो जाया करेगा? बी आंसर आपका करेक्ट होने वाला है। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आसान सवाल, क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे क्या आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन पढ़ेगा भैया, क्या आंसर होगा। यहां पे क्या बात चल रही है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ FCR टू द कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट FCK ऑफ M25 ग्रेड की बात चल रही है। तो आपको पता है कि जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हुआ करता है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, वो आपका FCR हुआ करता है, डेट्स विल बी इक्वल टू 0.7 अंडर रूट FCK, ऐसा हो जाया करेगा। अब आपसे ये बोला गया कि FCR अपॉन FCK का रेशियो बताना है आपको, मतलब FCR अपॉन FCK का अगर मैं रेशियो बताता हूं तो ये 0.7 अंडर रूट FCK अपॉन FCK, तो ये 0.7 अपॉन अंडर रूट FCK का मुझे एक्चुअल में रेशियो बताना है। डेट्स विल बी 0.7 अपॉन अंडर रूट FCK क्या हो जाया करेगा, ये 25 हो जाया करेगा, मतलब ये आपका 0.7 अपॉन 5 ऐसा हो जाया करेगा क्या। यहाँ पर आपका FCR अपॉन FCK ये आपका हो जाया करेगा 0.7 अपॉन 5, तो इसे मैं आपका लिख सकता हूँ डेट इज 0.14 हो जाया करेगा। सो फॉर दिस क्वेश्चन C इज द करेक्ट आंसर। C आंसर आपका करेक्ट हो जाया करेगा। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? कोई डाउट हो तो बताइएगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर करेंगे सभी, क्या आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या बात चल रही है। बल्क मॉडुलस के बारे में कोई बातचीत की जा रही है। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल इज ट्वाइस इट्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मतलब आपको K बराबर 2G ऐसा बोला जा रहा है। ये आपको गिवन है, क्या है, ये आपको गिवन है। जब गिवन है तो फिर निकालना क्या है, आपको पॉइजन्स रेशियो निकालना है। पॉइजन्स रेशियो को आप म्यू से रिप्रेजेंट किया करते हैं, म्यू से डिनोट किया करते हैं। तो इस कंडीशन में K जो होगा आपको पता है K बराबर E अपॉन 3 1 माइनस के 2 म्यू ऐसा रहने वाला है। और जो आपका G हुआ करता है डेट इज, K का मतलब क्या है सर? K का मतलब होता है हमारा बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। G का मतलब क्या होता है? डेट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, या फिर आपका रिजिडिटी मॉडुलस ही बोला जाता है। क्या? रिजिडिटी मॉडुलस भी बोला जाता है, ठीक। अब G बराबर E अपॉन 2 1 प्लस के म्यू।
अब यहाँ पर E अपॉन, अगर इस इक्वेशन के ऊपर मैं काम करता हूँ, E अपॉन 3 1 माइनस के 2 म्यू वो बराबर होगा 2E अपॉन 2 1 प्लस का म्यू, ये 2E। तो यहाँ से आपका 1 प्लस के म्यू बराबर होगा 3 माइनस के 6 म्यू के, 3 माइनस के 6 म्यू के। तो ये 2 आपका होगा डेट इज इक्वल टू 7 म्यू के। यहाँ से म्यू का वैल्यू जाया करेगा 2/7, 2/7। सो फॉर दिस क्वेश्चन बी इज द करेक्ट आंसर। बी आंसर आपका करेक्ट हो जाया करेगा। क्वेश्चन पढ़ेगा, क्वेश्चन में क्या बात की जा रही है, ध्यान समझ के समझिएगा क्या बात चल रही है। आसान है क्वेश्चन। 2 plank each of 15 mm multiply 15 mm sections are glued together along section 50 multiply 100 millimeter and used as beam। चलो भैया बीम बना लिया है। If the shear force at a section is 100 Newton 1000 Newton है, what is the maximum shear stress on the glue। तो ग्लू पर कितना मैक्सिमम shear stress लग रहा है। मानो ऐसा मानो कि ये असर आपका एक ऐसा था, ये आपका सेक्शन ऐसा है। बहुत आसान तरीके से आपको बताता हूं मैं। ये सेक्शन आपका ऐसा है और इस कंडीशन में ये आपका है सर 100 mm, 100 mm है और यहां पर इसका जो विड्थ दिया हुआ है, ये विड्थ आपको गिवन है क्वेश्चन में, डेट इज 50 mm, डेट इज 50 mm गिवन है। यहां पर मैंने एक प्लैंक ऊपर ऐसा लगा दिया, लेकर के आया एक ऐसा एक ऐसा, और इन दोनों को इसे ऐसे आपका ग्लू से चिपका दिया। यहां पे आपका ग्लू लगा करके इन दोनों को चिपका दिया। अब ये जो रहने वाला है ये 50 mm और ये 50 mm। यहां पर आपका न्यूट्रल एक्सिस रहने वाला है और ये जो डेप्थ होगा पूरा का पूरा ये 100 और 50 50 मतलब ये 200 mm हो जाया करेगा। अब ये लोड जो है ये वाला, ये आ रहा है शीयर फोर्स कितने का सर, डेट इज 1000 न्यूटन का। 1000 न्यूटन का आपका शीयर फोर्स आ रहा है। तो आपको शीयर स्ट्रेस का वैल्यू इस ग्लू पर निकालना है, मतलब आपको यहां पर आपका निकालना है इस ग्लू पर आपका तो शीयर का कितना रहने वाला है। सिंपल क्वेश्चन है यार, कुछ भी नहीं है। अब जो शीयर स्ट्रेस रहेगा, शीयर स्ट्रेस ऑन ग्लू, वो देखो आपका क्या रहने वाला है, वो आपका रहने वाला है टो बराबर VA बार अपॉन IB, सिंपल रहने वाला है, VA बार अपॉन IB रहने वाला है। यहां पर ये जो टो हुआ करेगा, शीयर फोर्स आपको दिया हुआ है ये 1000 न्यूटन है, तो ये 1000 हो जाया करेगा। अब एरिया इंटू वाई बार, मतलब AY बार आपको चाहिए। AY बार देखो जरा, मतलब जहां पर भी आपको निकालना है उससे ऊपर का एरिया का मूवमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस में लेना पड़ेगा। अब ग्लू पे आपको निकालना है, इससे ऊपर का एरिया आपका ये है, इस एरिया का मूवमेंट मतलब इसे सीजे पे जाकर के ये वाला डिस्टेंस आपको लेना पड़ेगा। वाई बार ये तो होगा। तो देखो पहले एरिया देखो, इससे ऊपर का एरिया क्या है 50 मल्टीप्लाई 50। अब ये वाई बार क्या हो जाया करेगा भाई, यहां पर ये आपका कितना है, ये आपका है पूरा का पूरा 100 था, तो ये आपका 50 बच गया, और ये आपका 50 है तो इसका आधा आपका 25, तो 50 और 25 75 हो जाया करेगा, 75 हो जाया करेगा। AY बार आपने निकाल लिया, डिवाइडेड बाय आई क्या होगा, आई हो जाया करेगा मेरा आई न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, पूरे का पूरा का आपको लेना पड़ेगा, ठीक। तो आई क्या हो जाया करेगा, डेट विल बी इक्वल टू बी, मतलब 50 टोटल ओवरऑल डेप्थ आपको लेना पड़ेगा बाय 12, ऐसा ये हो गया आपका आई न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, ये आई न्यूट्रल एक्सिस हो जाया करेगा, ठीक। तो यहां पर ये 12, ये 12 आपका ऊपर जाएगा, 12 एंड 50 इंटू 200 का क्यूब मल्टीप्लाई बी क्या होगा। अब जिस लोकेशन पर आपको निकालना है वहां का भी आपको लेना पड़ेगा, इस ग्लू वाली लोकेशन पर निकालना है, तो ये 50 हो जाएगा क्या, यहाँ पर ये 50 हो जाएगा, 50 से 50 कैंसिल आउट हो गया, 50 से ये 50 कैंसिल आउट हो गया, तो इस रो का आपका वैल्यू हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली
डेट इज 0.1125 MPa। ठीक, तो जो आपका नियरेस्ट ऑप्शन होगा वो आपका ए रहने वाला है, 0.15। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाया करेगा। कोई डाउट किसी को तो बताइएगा जरा। ये आपका मिलीमीटर टू द पावर 4 ऐसा हो जाया करेगा। कोई डाउट किसी को बताओ फटाफट जरा। नहीं है, चलो क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या यहां पर रहने वाला है? एट ए सर्टेन इन अ स्ट्रक्चरल मेंबर देयर आर परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड कितना है एंड 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, बोथ टेंसाइल है। भाई ये आपका कितना है 80 है और ये कितना है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपका होगा। इक्विवेलेंट स्ट्रेस इन सिंपल टेंशन, इक्विवेलेंट स्ट्रेस कितना होगा उसके बारे में आपसे बात चल रही है। ठीक, तो इक्विवेलेंट स्ट्रेस अगर आप निकालना चाहते हैं तो सिंपल टेंशन में आपको निकालना पड़ेगा। तो वो मैं आपको कैसे निकाल सकता हूँ, देखते हैं जरा। चलो, तो आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर प्रिंसिपल स्ट्रेस का यूज़ करता हूँ, प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी का आपका यूज़ करता हूँ, तो उस कंडीशन में पॉइजन्स रेशियो आपको गिवन है 0.25 रहने वाला है। अब इक्विवेलेंट स्ट्रेस में यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट स्ट्रेस में यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, तो भैया देखो जरा। तो जो आपका इक्विवेलेंट स्ट्रेस होगा वो क्या लिखेंगे यहाँ पर, डेट विल बी, पहली बात तो जो आपका एप्सिलॉन होगा वो आपका होगा सिग्मा 1/e, ठीक, और माइनस के म्यू सिग्मा 2/e। ऐसा भाई अगर मैं एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन लिखना चाहता हूँ, ठीक, एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन लिखना चाहता हूँ तो सिग्मा 1/e माइनस के म्यू सिग्मा 2/e ऐसा हो जाया करेगा। और मुझे यहाँ पे अगर इक्विवेलेंट स्ट्रेन अगर मुझे यहाँ पर लिखना है, ठीक, यूनि एक्सियल के से आपका कंपेरिजन करके, तो ये एफ वाई या आपका एफ इक्विवेलेंट बाई ई ऐसा हो जाया करेगा। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो एफ इक्विवेलेंट क्या मैं यहाँ से बना सकता हूँ, ये आपका 80 माइनस क्या बनेगा 0.25 इंटू सिग्मा 2, सिग्मा 2 का मतलब आपका 20 हो जाएगा। ठीक, 20, 25 चौका 100, 4 पंजे 20, तो ये जो एफ इक्वलेंट हो जाएगा 80 माइनस 5 मतलब 75 हो जाएगा क्या न्यूटन पर एम स्क्वायर। आसानी से बोलता है यार। अब यहाँ पे आपका मैंने क्या थ्योरी यूज किया, ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी यूज किया। प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी मतलब ये आपका कहलाया करता है सर डैडी सेंट विनेंट थ्योरी, नाम पता होगा यार आपको। सो फॉर दिस क्वेश्चन डी इज द करेक्ट आंसर, डी आंसर आपका करेक्ट हो जाया करेगा। या फिर आपको कभी कभी कभार आपसे फैक्टर सेफ्टी पूछ लिया करेगा, आसान क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर करेंगे, क्या आंसर रहने वाला है सर, क्या आंसर रहने वाला है, तो भैया आप बताएंगे सभी के सभी क्या आंसर रहने वाला है। Two simply supported beam are made up of same material and are of same cross section. Both beam carry uniformly distributed load of equal intensity. One beam is 2 meter long and other is 4 meter long. The 2 meter long beam shows a central deflection आपका 1 mm. What is the central deflection of the 4 meter long? सिंपल है यार। अरे ये आपका बीम है ऐसा भैया, ये ऐसा है, ये जो लेंथ है ये आपका, पहली बात तो इस पे आपका यूडीएल आपका लगा हुआ है, ये ऐसा है W पर मीटर का। अब ये आपका यूडीएल यहाँ पर लगा रहने वाला है। अब ये 2 मीटर का है, ये बीम आपका कितने का है 2 मीटर, तो 2 को मैंने आपका L मान लिया। अब ये सेंट्रल डिफ्लेक्शन जो हुआ ये वाला, ये सेंट्रल डिफ्लेक्शन आपका रहने वाला है डेल्टा 1 में मान लेता हूँ, डेट इज 1 mm। अब एक आपका दूसरा बीम है ऐसा,
इसमें आपका ये W पर मीटर ऐसा हो जाया करेगा। अब यहाँ पर ये जो लेंथ है ये आपका 4 मीटर है क्या, इसे मैं आपका 12 लिख सकता हूँ यहाँ पर सिंपल, ये ऐसा। अब इसे मैं मान लेता हूँ ये आपका डेल्टा 2 हुआ। तो आपको पता है कि डेल्टा आपका इस कंडीशन में 5/384 WL⁴ अपॉन ई ऐसा हो जाया करेगा। मतलब डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर 4 होगा। एंड डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 अगर मैं करता हूँ तो L1⁴ अपॉन L2⁴ L2 टू द पावर 4 हो जाया करेगा। अब डेल्टा 1 आपका 1 mm है तो 1 अपॉन डेल्टा 2 ये mm में होगा। तो L1 क्या होगा, L1 2 टू द पावर 4 या सिंपल L के टर्म में ये L⁴ अपॉन 2L⁴। तो ये आपका 16 मतलब डेल्टा 2 का वैल्यू आपका 16 mm हो जाया करेगा। सो फॉर दिस क्वेश्चन A इज द करेक्ट आंसर। ए आंसर आपका करेक्ट रहने वाला है। यहां तक किसी को कोई डाउट तो बताइए। क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर करेंगे, क्या आंसर रहने वाला है। व्हेन द रेशियो ऑफ द लॉन्ग टू शॉर्ट डायमेंशन ऑफ द कॉलम स्लैब शॉर्ट डायमेंशन ऑफ स्लैब की बात चल रही है, ग्रेटर देन एक्स देन द स्लैब शैल बी डिजाइन एज वन वे वेयर एक्स इज। तो आपको यहाँ पे वन वे टू वे के बारे में बात चल रही है। जब कभी भी आपका Ly/Lx का रेशियो लेस देन 2 रहने वाला, डेट इज नोन एज वन वे स्लैब। क्या वन वे स्लैब कहलाया करती है। अगर आपका Ly/Lx का रेशियो ग्रेटर देन 2 हो गया तो वो आपका हुआ करता है डेट इज नोन एज द टू वे स्लैब। सिंपल यह बात आपको ध्यान रखनी है, और तो कुछ बात यहाँ पे आपकी नहीं है खास, ठीक। तो ये आपका 2 जाया करेगा। सो फॉर दिस क्वेश्चन डी इज द करेक्ट आंसर। डी आंसर भैया आपका करेक्ट हो जाया करेगा इस तरीके से। यहाँ पर चलो क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर करेंगे सभी। क्या आंसर रहने वाला है, क्या आंसर रहने वाला है। इन एन आइसोलेटेड रेनफोर्स कॉन्क्रीट फुटिंग ऑफ इफेक्टिव लेंथ डी द स्ट्रेस इन पंचिंग शियर। पंचिंग शियर का मतलब है ये आपका टू वे शियर का केस है, टू वे शियर का केस है। जैसे मान लो कि ये आपका कॉलम है, इस कॉलम के ये आपका क्या हुआ करेगा, कॉलम है, ये कॉलम का साइज ए ऐसा मानो, ठीक। अब ये आपका क्या है, फुटिंग है सर, ये आपका क्या है, फुटिंग है। अब इस कॉलम की पेरिफेरी के अलोंग ऐसा, और ये पेरिफेरी भी कितना, ये हो जाया करेगा आपका d/2। कितना होगा ये d/2, ये कितना होगा d/2, ये कितना होगा डेट इज d/2, और ये कितना होगा सर डेट इज d/2। इस तरीके से ये हुआ करेगा क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन, ये क्रिटिकल सेक्शन होगा फॉर टू वे शियर। टू वे शियर, ये टू वे शियर के लिए होगा। अब टू वे शियर को आपका पंचिंग शियर के नाम से भी जाना जाता है, पंचिंग शियर। अच्छा, अगर आपसे मान लो टोसी पंचिंग पूछ लेता तो पहली बात तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एट डिस्टेंस d/2 अवे फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। सी आपका आंसर हो जाया करेगा, सेंटर की तो बात नहीं होगी, ये फेस ऑफ द कॉलम हो जाया करेगा। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाया करेगा। अगर आपसे टोसी पंचिंग पूछता डेट विल बी 0.25 √FC FCK क्या हो जाया करेगा, डेट इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हो जाया करेगा। ये वैल्यू आपका होगा किसमें 4 LSM, और ये आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर में रहने वाला है। अगर मैं बात करूंगा टोसी पंचिंग इन WSM तो 0.16 √FCK ये हो जाया करेगा 4 WSM के लिए, 4 WSM के लिए ये होगा, LSM के लिए आपका ये हो जाया करेगा ऐसा। सो फॉर दिस क्वेश्चन सी इज द करेक्ट आंसर। सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाया करेगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर करेंगे, क्या आंसर रहने वाला है। आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ेगा क्या आंसर होगा। NISJC 200 चैनल, मतलब ये आपका टोटल डेप्थ आपको दिया गया है। चैनल का हैज द फॉलोइंग डिटेल्स। विड्थ आपको फ्लैंज आपको 270 mm दिया हुआ है, डेप्थ ऑफ द चैनल आपको 200 mm दिया हुआ है,
थिकनेस ऑफ द फ्लैंज आपको दिया हुआ 7.1 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया गया इतना, तो डिस्टेंस ऑफ शियर सेंटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वेब आपको कैलकुलेट करना है। मतलब दोस्त ऐसी बात की जा रही है कि ये आपका चैनल सेक्शन ऐसा है, आराम से समझो, मस्ती से क्या बात यहाँ पे चल रही है। ये चैनल है आपका ऐसा, ये चैनल ऐसा। अब इस चैनल सेक्शन में यहाँ पर ये आपका वेब होगा। पहली बात तो यहाँ पर आपकी बात चले शियर सेंटर के बारे में, तो शियर सेंटर के बारे में आपको पता है क्या हुआ करता है, वो सेंटर जिसमें आपका वो लोकेशन जहाँ पर आपका ओनली बेंडिंग एग्जिस्ट करता है, ओनली बेंडिंग, कोई भी ट्विस्टिंग नहीं रहने वाला, नो एनी ट्विस्टिंग। और ये आपका वैल्यू दिया हुआ कितना, 70 mm दिया हुआ है क्या, डेट इज 70 mm हो जाया करेगा, 70 mm। ये जो आपका थिकनेस है डेट इज 7.1 mm होगा, 7.1 mm, ठीक। ये डेप्थ क्या हो जाया करेगा, 200 mm हो जाया करेगा। और क्या रहने वाला है अब, और क्या क्या बातें यहाँ पर गिवन है। ये मान लो कि यहाँ पर ये आपका ऐसा लोकेशन रहने वाला है, ये आपका है ई, तो इस ई का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता है सर, ई बराबर b²h²t अपॉन 4i। लेकिन इसके लिए कुछ चीज़ें हैं, वो क्या है, पहली बात तो ये जो आपका h होगा वो ये रहने वाला है इस फॉर्मूले के हिसाब से। अब ये जो b है वो ये रहने वाला है, और t आपको गिवन ही है, ये रहने वाला है। अब ये जो b और h की बातें हैं वो मैं आपकी कर लेता हूँ साइड में। पहली बात तो h आपका क्या होगा, h आपका 200 माइनस 7.1, तो ये आपका हो जाया करेगा 192.9 mm, ठीक। अब ये जो b होगा, b क्या मैं लिख सकता हूँ, ये 70 माइनस के 7.1/2 ऐसा हो जाया करेगा यहाँ पर, डेट्स विल बी इक्वल टू 66.45 mm, 66.45 mm हो जाया करेगा। और यहाँ पर अगर मैं E लिखना चाहता हूँ तो E बराबर b²h²t अपॉन 4i, मतलब B क्या होगा, B आपको यहाँ पर निकाल चुके हैं क्या, 66.45 स्क्वायर, h स्क्वायर क्या है 192.9 स्क्वायर इंटू टी, टी क्या है आपका 7.1 है, अपॉन 4i, आई मतलब आई एक्स एक्स 1161.2, ये सेंटीमीटर टू द पावर 4 है, सारा का सारा टर्म आपका मिलीमीटर में 10 टू द पावर 4 ऐसा डालना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ से ये जो आपका आंसर आएगा ये अप्रोक्सीमेटली आपका 25.11 mm आ जाया करेगा। अब इससे ज़्यादा मतलब ये आपका शेयर सेंटर है, ठीक। अब इससे ज़्यादा तो आपका नहीं रहने वाला, तो जो मैं आपका नियरेस्ट ऑप्शन टिक करूंगा वो मैं सी लगाऊंगा, बात समझ नहीं है, सी इज द करेक्ट आंसर। अब भाई शेयर सेंटर क्या बताता है, शेयर सेंटर ये बताता है केवल सेक्शन में आपकी बेंडिंग हो सकती है, कोई भी ट्विस्टिंग नहीं हो सकती। इस कंडीशन के लिए मैक्सिमम वैल्यू आपका 25.11 है, इससे ज़्यादा रखोगे तो हो सकता है कि आपके सेक्शन में बेंडिंग हो जाए, आपके सेक्शन में ट्विस्टिंग होना भी स्टार्ट कर जाए, लेकिन इससे कम रखेंगे तो भाई ये तो बात हमारी कंफर्म है कि आपका क्या होगा, केवल बेंडिंग होगी, कोई भी ट्विस्टिंग नहीं होगी, बात समझ ली है, तो ये आपकी बात होगी। सो फॉर दिस क्वेश्चन सी इज द करेक्ट आंसर। अब ये कॉन्सेप्ट आप ये मत बोल देना सर ये आपने कराया नहीं है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपका काफी बार करा चुका हूं, अब आप अपने आप देखोगे। देखो जरा, अरे यार क्या बात कर रहे हैं, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ए ट्यूब ऑफ एल्यूमिनियम 40 mm, एक्सटर्नल डायमीटर आपका 20 mm, ये आपका ठीक है, ये एक्सटर्नल डायमीटर आपका 40 mm है और ये आपका ऐसा है, ठीक है। 20 mm आपका इंटरनल डायमीटर है, इस आपका फिटेड कर दिया गया है सॉलिड स्टील रोड के अंदर आपका, जिसका 20 mm का डायमीटर है। द कंपोजिट बार इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स P इफ स्ट्रेस ऑन स्टील बार आपको दिया हुआ है that is 70 Newton per mm square, the stress on the aluminum tube and cross sectional value of P, ठीक है। मतलब आपकी बात चल रही है कोरस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ P, मतलब P कोरस्पोंडिंग का मतलब P एल्यूमिनियम आपको निकालना है, मतलब तो ये इसका कहने का ये हुआ, कोरस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ P क्या होगा भाई, जिसके कोरस्पोंड वाला एल्यूमिनियम ट्यूब के कोरस्पोंड में,
और ये आपको ई का वैल्यू दे दिया है स्टील का, और ये आपको एल्यूमिनियम का वैल्यू दे दिया है। ठीक है, ये स्टील दे दिया है और ये आपको ई एल्यूमिनियम दे दिया है। बात समझ कि नहीं है? आसान है यार। देखो कैसे, ये आपका एक ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये लोड आपका पी आ रहा है ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा मानो ये आपका क्या है, एल्यूमिनियम है। ये अंदर जो है ये आपका सर स्टील है। इस स्टील का डायमीटर कितना है, 20 mm, और इस पूरे का डायमीटर कितना है, 40 mm। बात समझ में आई कि नहीं है? क्या करना है, ये ऐसा हो जाया करेगा। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था सिंपल, पहली बात तो P जो होगा वो P एल्यूमिनियम प्लस P स्टील हो जाया करेगा। एक इक्वेशन आपका ये होगा। दूसरा इक्वेशन आपका हो जाया करेगा फ्रॉम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन से निकाल लूंगा। ठीक, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या से निकाल लूंगा। इतना चक्कर में क्यों पढ़ूं सर, आपने फॉर्मूला तो बताया था हमें। फॉर्मूला क्या बताया सर आपने, कि जो मेरा P एल्यूमिनियम है, जैसे मान लो, तो P एल्यूमिनियम को मैं कैसा लिखता हूं, ऐसा लिखता हूं A एल्यूमिनियम, A एल्यूमिनियम, E एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय A एल्यूमिनियम, E एल्यूमिनियम प्लस A स्टील, E स्टील इनटू P। ऐसा मैंने पढ़ा था। अब मुझे P स्टील लिखना है अगर, तो वो P स्टील में कैसा लिखूंगा, A क्या, A स्टील, E स्टील अपॉन A एल्यूमिनियम, E एल्यूमिनियम प्लस A स्टील, E स्टील इनटू P। ऐसा हो जाया करेगा। मतलब इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 ऐसा मान सकते हो। अरे ठीक, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब दोस्त मैं यहाँ से अगर बात करूँ यहाँ पर किसके बारे में, यहाँ पे मुझे स्ट्रेस इन स्टील, आपको स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम ट्यूब आपको निकालना है। जो जो चीज़ निकालने पहले उस पर काम करो। तो स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम मतलब पहले इक्वेशन पे मुझे काम करना पड़ेगा। तो पहले इक्वेशन से देखिएगा, यहाँ पर स्ट्रेस निकालना चाहता हूँ, तो P एल्यूमिनियम अपॉन A एल्यूमिनियम, ये आपका सिग्मा एल्यूमिनियम हो जाएगा। ये बराबर होगा आपका E एल्यूमिनियम अपॉन A एल्यूमिनियम इंटू E एल्यूमिनियम प्लस A स्टील इंटू E स्टील इंटू P। ये बात समझ में आई कि नहीं है? सभी समझ में आ गई होगी, सिंपल सी बात है। अब अगर मैं फर्स्ट अपॉन सेकंड कर लेता हूँ, फर्स्ट अपॉन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकंड, तो सर P एल्यूमिनियम, या फिर इसी तरीके से मैं सिग्मा में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा सिग्मा एल्यूमिनियम अपॉन सिग्मा स्टील, सिग्मा एल्यूमिनियम अपॉन सिग्मा स्टील बराबर होगा E एल्यूमिनियम अपॉन E स्टील के। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब क्वेश्चन में देखो जरा, यहाँ पे क्या क्या बातें गिवन है। आपको स्ट्रेस इन स्टील बार मतलब आपको सिग्मा स्टील आपको दिया हुआ है, सिग्मा स्टील आपको दिया हुआ है, ये वाला वैल्यू कितना, 70। अब ये E एल्यूमिनियम आपका है सर 70 इंटू 10⁴ है, और ये आपका है 2 इंटू 10⁵। तो सिग्मा एल्यूमिनियम आपका निकल के आ जाया करेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 24.5 न्यूटन पर mm²। तो इस हिसाब का ए आंसर करेक्ट हो जाया करेगा। ए इज द करेक्ट आंसर। अब कोई पूछता है कि सर मैं आगे भी निकालना चाहता हूं, मैं आगे भी कैलकुलेट करना चाहता हूं। अब तुम्हारे मन की क्या, तुम आगे भी कैलकुलेट करो। तो क्या हो जाया करेगा, देखो जरा। अब मैं क्या, मुझे एल्यूमिनियम के रेस्पेक्ट में लोड निकालना है, मतलब मुझे P एल्यूमिनियम निकालना है। अब P एल्यूमिनियम मैंने आपको बताया था, सिग्मा एल्यूमिनियम क्या है, वो आपका P एल्यूमिनियम अपॉन A एल्यूमिनियम, ऐसा है क्या। अब एल्यूमिनियम आपका स्टील के ऊपर आपका एक तरीके से एक चादर आपका चढ़ाया गया है, ऐसा मान सकते हो। तो P एल्यूमिनियम मेरा सिग्मा एल्यूमिनियम इंटू A एल्यूमिनियम ऐसा हो जाया करेगा। सिग्मा एल्यूमिनियम में आपका निकाल चुका हूँ, 24.5 होगा। ये आपका π/4 इंटू डेट्स विल बी 40 का स्क्वायर माइनस के 20 का स्क्वायर, ऐसा हो जाया करेगा। π/4 d² ऐसा करना पड़ेगा। बात समझ नहीं है?
तो यहां से जो P एल्यूमिनियम होगा डेट्स विल बी 45.08 आपका हो जाया करेगा किलोमीटर। सो फॉर दिस क्वेश्चन ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा हुआ क्वेश्चन काफी अच्छे थे। ठीक, तो इसी तरीके से हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। और आप बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट करके नीचे। कोई आपको क्वेश्चन आता है, डाउट आता है तो आप बता सकते हैं। कोई आपको कोई कैसी भी दिक्कत आती है तो उसके लिए आप कमेंट करिएगा। जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और अभी ये थोड़ा दिक्कत चल रहा है अभी नेट वगैरह का, तो होप सो आपका जल्द से जल्दी आपका ये दिक्कत आपका रिजोल्व हो जाएगा, फिर आपकी क्लास अच्छे से चलेगी। नहीं तो देखते हैं क्या होता है, जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा। मे भी हो सकता है अभी क्लास सुबह में कर दी जाए, तो इसी के लिए आपको बोला जाता है कि भैया अपना चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे कि जो भी आपको नोटिस हो, जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत आप सभी को। ठीक है, तो और कोई अगर आपको डाउट है तो आप बता सकते हैं, बताएं जरा फटाफट क्या चल रहा है, बताओ जरा क्या मुझे आ रही है। ये तो